आज हम मांग के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं, मांग फलन और मांग के निर्धारक तत्व समझेंगे। ये राकेश जी हैं। बचपन से इच्छा थी इनकी एक अच्छी कार खरीदने की, परंतु इनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। ये मोहन जी हैं। इनके पास पर्याप्त पैसे हैं, परंतु इनकी इच्छा ये कार पर खर्च करने की नहीं है। और ये है मिस्टर संजय। इनकी भी इच्छा कार खरीदने की थी। इनके पास पर्याप्त पैसे भी हैं और इन्होंने ये कार खरीद ली। राकेश, मोहन और संजय, इन तीनों में आप किसको मांग कहेंगे? सामान्य अर्थ में मांग शब्द को हम इच्छा से ले लेते हैं कि जैसे मेरी एक इच्छा हेलीकॉप्टर लेने की है, परंतु मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। हम इच्छा को ही मांग मान लेते हैं। अर्थशास्त्र में मात्र इच्छा को हम मांग नहीं कहेंगे। इच्छा के साथ साथ उसे खरीदने के लिए साधन अर्थात पैसे और पैसे खर्च करने के लिए तत्परता होना भी आवश्यक है। जब तक हम इच्छा, मुद्रा और खर्च करने की तत्परता एक साथ नहीं होगी, तब तक अर्थशास्त्र में हम उसे मांग नहीं कहेंगे। मांग के तत्व। मांग कहलाने के लिए अनेक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे इच्छा। मांग के लिए इच्छा का होना आवश्यक है। बिना इच्छा के मांग हो ही नहीं सकती। दूसरा है साधन अर्थात पैसा। बिना मुद्रा के हम मांग नहीं कर सकते। एक भिखारी कार खरीदने की इच्छा रख सकता है, परंतु पैसे के अभाव में मांग नहीं कर सकता। खर्च करने की तत्परता। किसी वस्तु की इच्छा करना और पर्याप्त पैसे होने के बाद भी यदि वह पैसे खर्च करने को तैयार नहीं है तो वह मांग नहीं होगी। जैसे एक कंजूस व्यक्ति के पास बहुत पैसा है और कार खरीदने की उसकी बहुत इच्छा है, परंतु वह कंजूसी के कारण अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से वह मांग नहीं कहलाएगा। किसी वस्तु की मांग बिना कीमत के हो ही नहीं सकती। क्या हम ये कार बिना मूल्य के खरीद सकते हैं? नहीं। तो किसी भी वस्तु के लिए हम यदि मांग करेंगे तो उसका निश्चित कीमत होना जरूरी है। इसी प्रकार मांग के लिए निश्चित समय भी आवश्यक है। जैसे मैंने ये स्वेटर ठंड में खरीदा था, क्या गर्मी में ये स्वेटर की हम मांग करेंगे? नहीं। इस प्रकार इन पांचों तत्वों से ही मांग पूरी हो सकती है। जब तक ये पांच तत्व नहीं होंगे, अर्थशास्त्र में हम उसे मांग नहीं कहेंगे। मांग। प्रोफेसर जे.एस. मिल के अनुसार मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। जैसे ये मैडम बाजार से 50 रुपए प्रति किलो से आधा किलो इन्होंने भटा खरीदा और 150 रुपए प्रति किलो से इन्होंने 1 किलो सेब खरीदा। हम कह सकते हैं कि मांग वस्तु की उन मात्राओं से है जो एक निश्चित समय में निश्चित मूल्य में किसी बाजार में उपभोक्ता के द्वारा खरीदी जाती है। मांग के निर्धारक तत्व या मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। सबसे पहला है वस्तु की कीमत। ये तो आप भी जानते हैं कि हम जब भी बाजार जाते हैं तो सबसे पहले वस्तु का क्या पूछते हैं? वस्तु का मूल्य पूछते हैं, कीमत पूछते हैं। किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख तत्व होता है उसकी कीमत। फिर होता है उपभोक्ता की आय। यदि हमारी आय ज्यादा है तो हम ज्यादा वस्तुओं पे खर्च करेंगे, ज्यादा मांग करेंगे। तीसरा है अन्य वस्तु की कीमत, रुचि तथा प्राथमिकता, जनसंख्या। इसके अलावा भी अनेक तत्व हैं, जैसे सरकार की नीतियां हैं, भविष्य में यदि किसी वस्तु के मूल्य बढ़ने वाले हैं या कम होने वाले हैं, वो भी मांग को प्रभावित करता है। किसी स्थान का मौसम और जलवायु भी मांग को प्रभावित करता है। इसी प्रकार देश का जो धन का वितरण है वो भी मांग को प्रभावित करता है। तो इस तरह से ये सभी तत्व किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है हमारा वस्तु की कीमत। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती जाती है तथा वस्तु की अपनी कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ती है। कीमत एवं मांग के बीच विपरीत संबंध को हम मांग का नियम भी कहते हैं। देखिए ये सेब है ना? तो सेब का यदि कीमत अधिक है तो हम कम सेब खरीदेंगे, जबकि इसके विपरीत यदि सेब के मूल्य सस्ते हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे? हम अधिक सेब की मात्रा खरीदेंगे।
दूसरा है हमारा उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है। इसके विपरीत आय घटने पर यानी हमारी आय यदि कम हो जाती है तो हम घटिया वस्तु या निम्न कोटि की वस्तु की मांग बढ़ाते हैं। जैसे आप मान सकते हैं, यदि मान लो मैंने मान लिया कि मेरा वेतन 2000 रुपये है, तब मेरी मांग कम होगी। मैं कम वस्तुएं खरीदूंगी, कम से कम मैं अपना घर का खर्च चलाऊंगी, या प्रायः ऐसी वस्तुएं खरीदूंगी जो सस्ती हों। जैसे मुझे कपड़े खरीदना है तो मैं 1000 रुपये का सूट तो नहीं खरीदूंगी, मैं सोचूंगी 200 या 300 का कोई सूट मिल जाए। यदि मेरी तनख्वाह 20,000 रुपये हो जाए तब क्या अंतर आएगा? तब मेरी मांग बढ़ जाएगी। मांग तो बढ़ेगी, साथ में मेरा ब्रांड भी बदल जाएगा। अभी मैं जो 1000 के नए कपड़े खरीदने के लिए मेरे को सोचना पड़ रहा था क्योंकि मेरी तनख्वाह 2000 थी, परंतु 20,000 रुपये में मैं अच्छे क्वालिटी के अच्छे ब्रांड के कपड़े भी खरीद सकती हूँ। तो इस तरह से आय बढ़ने पर सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है, जबकि हमारी आय यदि कम होती है तो हम सस्ती वस्तुएं या घटिया वस्तु भी खरीद की मांग करते हैं। तीसरा है अन्य वस्तुओं की कीमत। किसी वस्तु की मांग अन्य वस्तु की कीमत या संबंधित वस्तु की कीमत का भी प्रभाव पड़ता है। संबंधित वस्तु दो प्रकार की हो सकती है, पहली है स्थानापन्न वस्तु और दूसरी होती है पूरक वस्तु। तो पहले हम देखते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न या प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाते, एक के स्थान पर दूसरा। एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, एक वस्तु की कीमत कम होने पर दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है। जैसे चाय तथा कॉफी। मान लो चाय का मूल्य है 10 रुपए और कॉफी का मूल्य है 50 रुपए। यदि चाय का मूल्य बढ़ जाकर 10 रुपए से 20 रुपए हो जाए और कॉफी के मूल्य में कोई अंतर ना आए, तो ऑटोमेटिकली हम सोचते हैं कि चलो 20 रुपए चाय पे खर्च हो रहा है, इससे अच्छा हम कॉफी खरीद लेते हैं। यदि चाय के मूल्य बढ़ जाएंगे तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि दूसरे वस्तु की माल मूल्य कैसा है, लगभग स्थिर है। तो हम सोचते हैं कि जब इतना खर्च हो ही रहा है तो हम कॉफी क्यों ना पिए। तो इस तरह से स्थानापन्न वस्तु में एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरे वस्तु की मांग बढ़ जाती है। दूसरा है हमारा पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वे हैं जिनका प्रयोग एक साथ किया जाता है, अलग अलग नहीं कर सकते। जब दो वस्तुओं को हम एक साथ उपयोग करते हैं उन्हें हम पूरक वस्तुएं कहते हैं। एक वस्तु की कीमत कमी होने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है और एक वस्तु की कमी में वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है। जैसे कार और पेट्रोल। कार और पेट्रोल, यदि कार के दाम कम हो जाएंगे तो पेट्रोल की मांग बढ़ जाएगी। यदि कार सस्ती हो गई, मान लो 2 लाख रुपए कार के दाम कम हो गए, तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, नई कार खरीद लेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? यदि इसके दाम 2 लाख रुपए कम हो जाएं तो कार की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब कार की मांग बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल की मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब कार की संख्या बढ़ेगी तो पेट्रोल की मांग भी बढ़ेगी। इसके विपरीत यदि कार का मूल्य बढ़ जाता, कार बहुत महंगी हो जाती, 2 लाख रुपए इसके मूल्य बढ़ जाते हैं, तो हम कार कम खरीदेंगे, और कार कम खरीदेंगे तो पेट्रोल भी कम उपयोग होगा। तो इस तरह से पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग हम एक साथ करते हैं और एक का मांग का प्रभाव दूसरे पर भी पड़ता है। चौथा है रुचि तथा प्राथमिकता। 10 वर्ष पहले सबकी पसंद ये कीपैड वाला फोन था, परंतु अब सभी को 5G वाला स्मार्टफोन चाहिए। इसी प्रकार कई वस्तुओं की मांग या कई वस्तुओं की जो पसंद है वो बदलती रहती है, जिसके अनुसार हमारी मांग भी परिवर्तित होती रहती है। देश की जनसंख्या। देश की जनसंख्या यदि ज्यादा हो जाए तो मांग कैसी होगी? जनसंख्या बढ़ जाएगी तो मांग भी बढ़ जाएगी, यदि जनसंख्या कम होगी तो मांग भी कम होगी। तो इस प्रकार देश की जनसंख्या भी मांग को प्रभावित करती है। मांग फलन। फलन एक गणितीय शब्द है। जब कोई मान किसी अन्य राशि पर निर्भर करता है तब इनके बीच संबंध व्यक्त करने के लिए
फलन शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ मांग फलन मांग व मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। पिछले स्लाइड में हमने समझा था कि मांग को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, जैसे वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, अन्य वस्तुओं की कीमत, रुचि तथा अधिमान्यता और जनसंख्या। मांग फलन को इस समीकरण के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। dx इज इक्वल टू एफ पी एक्स पी वाई टी एन आदि। यहाँ f क्या है? फलन है। यहाँ dx का मतलब क्या है? dx का मतलब है x वस्तु की मांग। x वस्तु की मांग इन तत्वों पर निर्भर करती है। इन दोनों के बीच के इस फलनात् के संबंध को हम फलन के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब आप कहेंगे ये dx तो ये ठीक है, x वस्तु की मांग है, ये px क्या है? px वस्तु की मांग है, वस्तु की कीमत है, y उपभोक्ता की आय है, यहाँ पे py है अन्य वस्तुओं की कीमत, T है रुचि और N है जनसंख्या। इस प्रकार किसी भी वस्तु की मांग में परिवर्तन किस पे निर्भर करेगा? इन तत्वों पर। यदि मांग में परिवर्तन किसके अनुसार होगा? इन तत्वों के अनुसार। यदि ये तत्व बदल जाएंगे तो मांग भी बदल जाएगा। यदि हम केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन और उसकी मांग पर प्रभाव को जानना चाहते हैं तो हमें अन्य कारकों को स्थिर मानना पड़ेगा। मांग फलन अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मात्रा और कीमत के बीच संबंध को मांग फलन कहते हैं। मांग फलन का सूत्र क्या है? dx इज इक्वल टू एफ पी एक्स। यहाँ पिछले स्लाइड में हमने बहुत सारे कारक देखे थे, इसमें हमने क्या किया? बाकी सबको स्थिर मान लिया, केवल हम क्या मांग रहे हैं? वस्तु की मांग और कीमत में संबंध। dx x वस्तु की मांग है, f किसके द्वारा व्यक्त कर रहे हैं हम? फलन। और px क्या है? x वस्तु की कीमत। dx का मान कीमत पर निर्भर करता है। ये जो समीकरण है, ये समीकरण वस्तु की मांग और कीमत के बीच के संबंध को बताता है। और dx का मान केवल किस पर निर्भर करता है? कीमत पर निर्भर करता, अर्थात मांग कीमत पर निर्भर रहती है। इसलिए dx यहाँ परतंत्र परिवर्त है, जबकि px कैसा है? स्वतंत्र है। यानी dx में जो परिवर्तन होगा किस पर होगा? कीमत पर। यदि कीमत बदल जाएगी तो मांग भी बदल जाएगी। इसीलिए इसको हम परतंत्र कहते हैं और इसको स्वतंत्र परिवर्त कहते हैं। मांग फलन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा के लिए, तो आप इसको भी 2-3 बार याद कर लीजिए और कॉपी में नोट्स बना लीजिए। निश्चित है कि आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।